अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर में एक नेक्स्ट डिसऑर्डर को, जिसका नाम है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। इससे पहले हम ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर को रिवाइज़ करते जाएं तो यहाँ पे आपके पास जो ट्रॉमा और स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा या स्ट्रेसफुल सिचुएशन या स्ट्रेसर्स पाए जाते हैं जो कि आगे चल के पर्सन की लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन इनकी फंक्शनली एरिया को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से जो है इसको मेंटली डिस्टर्ब करेगा पर्सन को, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर में जो है वो पर्सन चला जाता है। और इसके फर्दर सब डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें से दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने थर्ड डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। और जो आपको कॉमन सिम्टम्स मिलती हैं, यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर जो आपको कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलती हैं वो ये होती हैं कि पर्सन में लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील प्लेयर, एक तो ये होती है, और दूसरी आपके पास डिस्फोरिक, यानी कि पर्सन हर टाइम जो है वो अनहैप्पी, अनईजी और डिससेटिस्फैक्शन होती है उसको अपनी सिचुएशन से और इस तरह की कंडीशन से। तो बेसिकली आपके पास ये था ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। हम बात कर लेते हैं जी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर आपके पास बेसिकली नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या चीज़ है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर आपके पास जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी कंडीशन के अंदर। नॉर्मली अगर हम अपनी या एक नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं तो हमें भी एडजस्ट होते हुए टाइम लगता है किसी भी सिचुएशन के अंदर। अगर हमने स्कूल चेंज किया, कॉलेज चेंज किया, यूनिवर्सिटी चेंज किया, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, अपना घर चेंज किया, अपनी जो रेजिडेंस थी वो चेंज की, तो यहाँ पे अगर हम चेंजिंग लेके आते हैं जब अपनी लाइफ के अंदर, तो हमें उनमें एडजस्ट होते होते टाइम लगता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग यहाँ से अगर पाकिस्तान से अब्रॉड जा रहे हैं तो उनको वहाँ पे सेटल डाउन होते हुए, एडजस्ट करते हुए टाइम लगता है। जब आप अपने घर से हॉस्टल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको सेटल होते हुए टाइम लगता है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन में ये टाइम लिमिट जो होती है वो बहुत कम होती है और वो फ्यू डेज़ के अंदर अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये जो है ये एडजस्टमेंट का जो प्रॉब्लम है, ये डिसऑर्डर तब बनता है जब ये जो लिमिट होती है, ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है एडजस्टमेंट का, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है, तो तब आपके पास ये डिसऑर्डर बन जाती है। और एक चीज़ और, एक तो इसमें आ जाएगा कि टाइम की प्रॉब्लम आती है, एंड दूसरी क्या आएगी, डिसऑर्डर, यानी जो चीज़ें आपके पास ऑर्डर में थी वो सारी की सारी डिस हो जाती हैं। जो लाइफ आपकी चल रही थी वो आपकी लाइफ अब नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? कि आपको एडजस्टमेंट होने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस की बेस पे आपकी जो डेली फंक्शनिंग, डेली एक्टिविटीज़ थी, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो गई हैं। डिस्टर्ब होने की वजह से आपके अंदर जो आपकी फंक्शनिंग एरियाज़ हैं वो सारे के सारे इम्पेयर्ड हो गए हैं। और इम्पेयर्ड जब होते हैं तो आप पूरे के पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, एनजाइटी आ सकती है आपके अंदर, डिप्रेशन आ सकता है, बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स आपके पास आ सकते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की। तो यहाँ पे जब एडजस्ट होते हुए आपको एक टाइम लिमिटेड, जब आप एक टाइम क्रॉस कर जाते हो, और दूसरी बात आपके पास जो है वो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग भी उसकी वजह से डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आपके पास ये एक डिसऑर्डर बन जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता क्या है, इसके काजेस क्या हैं, प्रेवलेंस क्या है, सिम्टम अकॉर्डिंग टू DSM-5, ये साइन सिम्टम्स या क्राइटेरिया क्या है। इसके अलावा एट दी एंड हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस वे में किया जा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर बिहेवियर एंड इमोशनल रिएक्शंस जो होते हैं, या तो इमोशनल या तो बिहेवियर रिएक्शंस टू द स्ट्रेसफुल इवेंट और चेंज इन लाइफ, पर्सनल लाइफ। मतलब ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के अंदर जो आपके पास पर्सन का रिएक्शन पाया जाता है रिगार्डिंग टू देयर चेंज इन पर्सनल लाइफ। ठीक है, किसी भी चेंज हवाले से चेंज हो सकता है, मैं पीछे बात कर चुकी हूँ। तो जब उसकी लाइफ में एक चेंज आता है उसके हवाले से, जब उसकी आपके पास जो बिहेवियर और इमोशनल रिएक्शन जो होता है वो आपके पास, वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से जो आपके पास स्ट्रेसर्स पाए जा सकते हैं। इसमें नॉन थ्रेटनिंग जो आपके पास स्ट्रेसर्स होते हैं ना, वो पाए जाते हैं। मतलब उसकी अपनी लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं, खतरा नहीं है एज सच, उसकी अपनी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो फिर भी डिप्रेस है। उसने हो सकता है कि उसने अपने लव वन को खोया हो सकता है कि उसकी डाइवोर्स हो गई है जिसकी वजह से उसको आगे प्रॉब्लम हो रही है, और हो सकता है कि वो
एक जॉब से दूसरी जॉब में शफल हुआ है या रेजिडेंस चेंज की है या हॉस्टल गया है, ये चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। और फिर आपके पास ये इतना लंबा ड्यूरेशन चलता है कि ये डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी नॉर्मल रूटीन को भी डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है। The reaction is considered an unhealthy excessive response to the event or change within a 3 month of its happening। अब यहाँ पे जब मैंने बात की कि एक नॉर्मल कंडीशन मैंने आपको बताई है, डाइवोर्स हो जाए किसी की तो आपके पास वो कुछ मंथ्स के बाद या कुछ देर के बाद वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी कि लव वन की डेथ हो जाती है। लव वन की डेथ का दुख तो आपको सारी ज़िंदगी रहता है, आप उनको मिस करते हो, लेकिन एज अ नॉर्मल पर्सन हम अपनी रूटीन में कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद जो है अपनी नॉर्मल रूटीन में दोबारा चले जाते हैं। वही काम काज, सुबह उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना और फिर खाना वगैरह बनाना, ये सारी रूटीन हमारी नॉर्मली चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन होता है उसको ये प्रॉब्लम आती है कि वो दोबारा से अपनी नॉर्मल रूटीन को ज्वाइन नहीं कर पा रहा होता, एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता उस सिचुएशन के अंदर। इसके अलावा जॉब का शफल हो सकता है कि उसका अपने बॉस के साथ वो एडजस्ट नहीं कर रहा या अपने कोलीग्स के साथ एडजस्ट नहीं कर रहा, या उस सिचुएशन के अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो ये चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। और ये सारी जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स इसको फेस करने को मिल रही होती हैं, ये एक्सेसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो रियल इवेंट होता है वो आपके पास इसके एज़ कम्पेयर अगर आप करते हैं रियल इवेंट से, अगर आपने एक जॉब से दूसरी जॉब में शफल हुए हैं या आपका बॉस जो है वो एक थोड़ा सा रूड इंसान है, तो एक नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे बॉस जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पा रहे और इसके ऊपर जो आपका रिस्पॉन्स है वो एक्सेसिव और अनहेल्दी है, तो क्या आपके पास आ जाएगा, आप फिर एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में फॉल करेंगे। नेक्स्ट, आपके पास सिर्फ यही चीज़ ज़रूरी नहीं होती है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के अंदर फॉल करने के लिए, इसका जो आपके पास ड्यूरेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चेंज विद इन अ 3 month ऑफ इट्स हैपनिंग। यहाँ पे आप ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो चेंज हुआ है, जो इवेंट हुआ है वो एक्यूट होना चाहिए, वो ऑन द सेट होना चाहिए, ऑन द विद इन अ 3 months, जो लास्ट 3 months गुजरे हैं उनके अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अंदर अगर होता है और उसके ऊपर जो उसका रिएक्शन है वो अनहेल्थी और एक्सेसिव रिस्पॉन्स है, तब जाके आपकी जो डेफिनेशन है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की वो पूरी हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स जो हैं आपके पास वो इसके एनवायरनमेंट से मिलते हैं आपको, ठीक है। इसने कोई ना कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस किया या फिर इसने किसी ऐसी डिप्रेस और इस तरह की सिचुएशन को फेस किया, तो आपके पास ज़्यादातर ये जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पाए जाते हैं। इसके पीछे इसका जो कॉजेज़ होते हैं वो ज़्यादातर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पाए जाते हैं। प्रेवलेंस की बात करें तो DSM-5 के अकॉर्डिंग इसमें approximately 5 to 20% of individual undergoing आउट पेशेंट मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। यहाँ पे आपको 5 to 20% ऑफ इंडिविजुअल जो है वो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए एडजस्टमेंट रिकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट डिसऑर्डर आपको नज़र आते हैं या डायग्नोज किए जाते हैं पर ईयर। बात कर लेते हैं इसके क्राइटेरिया या फिर इसके आप कह सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू DSM-5 की। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया DSM-5 ने हमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के लिए दिया है, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियर सिम्टम इज रिस्पॉन्स टू एन इनडिफाइनेबल स्ट्रेसर ऑकरिंग विद इन अ 3 month ऑफ द सेट ऑफ स्ट्रेसर। अब वही बात है जो इसकी डेफिनेशन में बयान की गई है। दो चीज़ें इधर इंपॉर्टेंट है, एक बिहेवियरल और एक आपके पास इमोशनल। यानी इमोशनल कैसे आ सकता है, बिहेवियर में वही चेंज आएंगे कि उसकी जितनी भी सारी डेली रूटीन थी वो सारी की सारी चेंज हो गई, उसका बिहेवियर चेंज हो गया। इमोशनल कैसे कि वो हर टाइम रोता रहता है, सैड रहता है, उदास रहता है, या फिर उसकी बिहेवियर में ये भी हो सकता है कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, उसको प्रॉब्लम हो रही है स्लीप के साथ, उसके बाद वो सैड रहने लग जाता है, वो मतलब होपलेस होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ें उसमें देखने को मिल सकती हैं पेशेंट के अंदर। और इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे लैक ऑफ एपेटाइट हो गया, डिफ़िकल्टी जो आती है पेशेंट को अपनी डेली एक्टिविटीज़ को अचीव करने में, और आपके पास हो सकता है कि वो अपनी जो सोशल सपोर्ट है उससे विदड्रॉ कर जाए। तो ये सारी सिचुएशन आपके पास आ सकती है, और ये सारी सिचुएशन जो है आपके पास विद इन अ 3 months के अंदर अंदर अगर स्ट्रेसर ऑन सेट हुआ है, जिसकी बेस पे जिसके रिस्पॉन्स में ये जो आपका बिहेवियर है पेशेंट का वो आ रहा है, तब आप जाके इसको बोलेंगे कि इसका क्राइटेरिया नंबर ए जो है वो फुलफिल हो चुका है। क्राइटेरिया नंबर बी की बात करें तो दी सिम्टम्स और बिहेवियर आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एज एविडेंस बाय वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास इसका जो एविडेंस है वो आपके पास मिलेगा इन दोनों में से, या तो दोनों हो जाए सिम्टम्स या फिर दोनों में से एक सिम्टम्स का होना ज़रूरी है।
तब जाके आपको लगेगा, पता चलेगा कि इसका बिहेवियर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट किस तरह से है। Mark distress that is out of proportion to the severity or intensity of the stressor। अब यही बात है कि स्ट्रेसर की इंटेंसिटी उतनी नहीं है जितना कि वो रिएक्ट कर रहा है, जितनी सीवियर लेवल पे वो चला गया उस स्ट्रेसर को लेके उतनी उसकी इंटेंसिटी नहीं है। टेकिंग इनटू अकाउंट द external contexts and culture factors that might influence symptoms severity and depression। अब यहाँ पे और क्या बोल रहे हैं कि जो एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट एंड जो कल्चर फैक्टर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसके सिम्टम ऑफ सिवियरिटी को और उसकी प्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट आपके पास जो इसकी सेकंड सिम्टम है सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशनल एंड अदर पार्ट ऑफ एरिया। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इन दोनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है या दोनों भी हो सकते हैं, तब जाके आपका क्राइटेरिया नंबर बी जो है वो फुलफिल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्राइटेरिया नंबर सी की। तो क्राइटेरिया नंबर सी है आपके पास द स्ट्रेसर रिलेटेड डिस्टर्बेंस डज नॉट मीट द क्राइटेरिया। अनदर मेंटल डिसऑर्डर के साथ इसका क्राइटेरिया मैच नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है ना तो प्री एग्जिस्टिंग हो, कोई भी आपने डिसऑर्डर देख लेना है कि पहले इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं था, आपने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है। उसके बाद क्राइटेरिया नंबर डी की बात करें तो आपके पास द सिम्टम डू नॉट रिप्रेजेंट नॉर्मल बेयरमेंट। अब यहाँ पे बेयरमेंट क्या है आपके पास के गम की कंडीशन, जैसे मैंने बोला कि लव वन की जब डेथ हो जाती है तो एक जो गम की कंडीशन आती है हमारे ऊपर वो नॉर्मली लेवल पे कुछ और होगी और इस पेशेंट के साथ कुछ और होगी। हमारा जो लेवल होता है हम कुछ दिनों के बाद आम रूटीन में वापस चले जाते हैं, लेकिन जब आप एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के पेशेंट को देखेंगे तो वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा होता और 3 मंथ्स के बाद आप इसको डायग्नोज कर देंगे। Once the stressor is the consequences have terminated, the symptom do not persist for more than an additional 6 months। आपके पास जब आपको मिल गई हैं कॉन्सिक्वेंसेस मिल गए हैं उसके स्ट्रेसर के, आपके सामने आ गई हैं सिम्टम्स ज़ाहिर हो गई हैं, तो उसके बाद आपके पास एडिशनल 6 मंथ्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो उन 6 मंथ्स तक वो मुसलसल चलती रहे। तो ये आपके पास कुछ इसके क्राइटेरिया सिम्टम्स या साइंस थे अकॉर्डिंग टू DSM-5। इसके अलावा क्या हो सकता है कि पर्सन के मूड में चेंज आ सकता है। मैंने आपको पहले बताया कि स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, सैड हो सकता है पर्सन, होपलेस हो सकता है। इसके अलावा आपके पास एंगर डिस्प्लेसमेंट हो सकती है पेशेंट के अंदर। एंगर डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल बहुत अच्छी सी, जब अब मैंने आपको बताया कि जॉब रिप्लेस होती है तो वहाँ पे अगर आप एंगर शो करते हो या आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे ड्यू टू बॉस की वजह से, बॉस के एंगर की वजह से, रूडनेस की वजह से, तो उनका जो गुस्सा होगा ना उसको रिप्लेस करोगे आप आके अपने घर वालों के ऊपर, आप अपने दोस्तों के ऊपर, ठीक है, अपने बच्चों के ऊपर, या फिर ऑब्जेक्ट अगर कोई भी नहीं है तो घर में पड़ी हुई चीज़ों के ऊपर आप उसको प्रोजेक्ट कर दोगे। तो इसका मतलब कि आपने एंगर को रिप्लेस कर दिया है। अपने बॉस का जो एंगर था, अपने बॉस के ऊपर जो गुस्सा था आपका, उसने उसको रिप्लेस किया आपने अपने घर वालों के ऊपर, घर वाली चीज़ों के ऊपर या फिर अपने पीयर्स के ऊपर। तो ये चीज़ आ सकती है। इसके अलावा आपके पास लैक ऑफ एपिटेट और आपके पास आ सकता है कि सोशल सपोर्ट से वो बिल्कुल ही विड्रॉ करते। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको जब पता चलेगा कि ये चीज़ें जो है वो डिप्रेशन के अंदर, ये सिम्टम्स जो हैं ये डिप्रेशन के अंदर भी पाए जाते हैं, तो आपने इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। डिप्रेशन और आपके पास एडजस्टमेंट का जो डिसऑर्डर है इसकी सिम्टम्स में मूड चेंजिंग पाई जाती है। तो मूड चेंजिंग जो होती है वो एक अलग चीज़ होती है और डिप्रेशन में जो मूड चेंजिंग होती है वो एक अलग चीज़ होती है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के अंदर जो मूड चेंजिंग होती है उसमें पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स नहीं पाए जाते, ठीक है। पेशेंट कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं जो है अपने आप को हार्म कर लूँ। लेकिन डिप्रेशन के अंदर पर्सन को परसिस्टेंटली जो है वो सुसाइडल थॉट्स पाए जाते हैं, उसको सुसाइडल के नए नए आइडियाज़ आते हैं उसके माइंड के अंदर और वो उसको अटैम्प्ट भी करने की कोशिश करता है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरी बात, आपके पास जो डिप्रेशन है आपके पास और जो आपके पास एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, इसमें जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो डिप्रेशन है वो प्रेसिस्टेंट होता है। प्रेसिस्टेंट का मतलब कि हर सिचुएशन में एक जैसा ही रहेगा पेशेंट। मतलब अगर वो पीयर्स के साथ है तब भी वो डिप्रेस रहेगा, अगर वो अपने वालिदैन के साथ है तब भी वो डिप्रेस रहेगा, अगर वो स्कूल में है तो भी डिप्रेस रहेगा, अगर वो ऑफिस वर्कर है तो ऑफिस में भी डिप्रेस रहेगा। यानी जितने भी उसके सोशल, फंक्शनल या फिर पर्सनल एरियाज़ हैं वो सब के अंदर डिप्रेस ही रहेगा उसका मूड। लेकिन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के अंदर सिर्फ वो
वहाँ पे डिप्रेस है, सिर्फ उसको वहाँ पे एंजाइटी है जहाँ पे उसको स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ता है। जब स्ट्रेसर्स जो हैं आपके पास उसके ख़त्म हो जाते हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना स्टार्ट कर देता है, और अगर दूसरी सिचुएशन में स्ट्रेसर नहीं पाए जाते हैं तो वो दूसरी सिचुएशन में बिल्कुल नॉर्मल होगा। यानी अगर उसकी स्ट्रेसर सिर्फ ऑफिस में पाए जाते हैं तो वो डिप्रेस होगा ऑफिस के अंदर, लेकिन घर में अगर स्ट्रेसर नहीं पाए जाते या पीयर्स के अंदर ये स्ट्रेसर्स नहीं पाए जाते तो पीयर्स के अमाउंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में। तो ये आपके पास बेसिक डिफरेंस था डिप्रेशन एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के अंदर जो मूड चेंजिंग हो रही है उनके अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके पास इसके स्पेसिफायर्स पे। विद डिप्रेसिव मूड, आपको मैंने पहले बताया कि इसमें डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, ये दोनों एक साथ भी हो सकती हैं, और आपके पास कंडक्ट डिसऑर्डर भी हो सकता है इसमें। डिप्रेसिव मूड में आपके पास जो फीचर डिप्रेशन के वही आएंगे, लो मूड होगा, टीयरफुलनेस होगी, और फीलिंग और होपलेसनेस आर प्रोमिनेंट, ये चीज़ें आपको प्रोमिनेंट नज़र आएंगी। एंजाइटी में आपको नर्वसनेस नज़र आएगी, वरीनेस नज़र आएगी, सेपरेशन एंजाइटी जो है आपको वो प्रोमिनेंट नज़र आएगी इसके अंदर। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जब आप यूनिवर्सिटी के लिए हॉस्टल जाते हो तो वहाँ पे आप अपने पेरेंट्स से सेपरेट होते हो, तो जब आप सेपरेट होते हो तो आपके अंदर एक एंजाइटी प्रोड्यूस होती है जो कि प्रोमिनेंट होती है। अगर एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के अंदर प्रोमिनेंट हो तो आप उसको स्पेसिफाई कर दोगे विद एंजाइटी। विद मिक्स डिप्रेशन एंड, अगर दोनों की सिम्टम्स पाई जा रही हैं तो आप करोगे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स। विद डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट की अगर सिम्टम्स पाई जाती हैं तो आप इसको जो है डायग्नोज करोगे, इसको स्पेसिफाई करोगे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट। इसके अलावा आपके पास दोनों चीज़ें मिक्स भी पाई जा सकती हैं, इमोशनल और कंडक्ट की दोनों की प्रॉब्लम एक साथ भी पाई जा सकती है। इमोशनल सिम्टम्स में डिप्रेशन एंजाइटी आ जाएगी और डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट आपके पास पाया जाएगा, तब आप इसको स्पेसिफाई करोगे इस स्पेसिफायर्स के साथ। एट दी एंड बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर कि इसका ट्रीटमेंट जो है हम किस तरह से करते हैं या किस तरह से किया जा सकता है। बेसिकली ये जो डिसऑर्डर है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास स्लोली जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, खुद ही रिकवर करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास 3 मंथ के अंदर अंदर कोई पेशेंट आ गया है या फिर 6 मंथ के अंदर जहाँ पे इसकी सिम्टम्स आपको ज़ाहिर हो रही हैं, आपको देखने को मिल रही हैं, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो थ्रू द टॉक थेरेपी या फिर साइकोथेरेपी। उसके माइंड को, उसके जो इरेशनल थॉट्स हैं उनको चेंज करके, इसके अलावा उसके जो आपके पास कॉजेज़ पाए जाते हैं उसको रिमूव करके। और इसके अलावा अब मेडिकेशंस ऐसा ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन मेडिकेशंस उन सूरत हाल में ज़रूरी होती है जब पेशेंट को जो है वो लैक ऑफ एपिटेट है, पेशेंट को है स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है, और पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा ही मतलब अपने सोशल फंक्शनिंग एरिया में एट द पीक सिवियरिटी लेवल पे जो है ना उसमें डिस्टर्बेंस पाई जा रही है इन चीज़ों की, तब आप उसको मेडिसिन भी यूज़ करवा सकते हो। वैसे यूजुअली तौर पे इसमें साइकोथेरेपी यूज़ करवाई जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ, और तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।